कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी मतलब एक एकदम एडवांस्ड सभ्यता बस यूं ही गायब कैसे हो सकती है? आज हम सब मिलके टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे और कोशिश करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उस रहस्य को सुलझाने की जो हजारों साल पहले खूब भली फूली और फिर जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खोई गई। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। मतलब जरा सोचिए तो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने जमाने से मीलों आगे थी। उनके पास प्लान्ड सिटीज थीं, जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था। तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? कहाँ चले गए वो लोग? ये वो सवाल हैं जो दशकों से इतिहासकारों के लिए एक बड़ी गुत्थी बनी हुई है। और पता है, ये रहस्य यहीं पर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उस सभ्यता ने अपने पीछे लिखे हुए सुराग तो छोड़े, पर उनकी भाषा, उनकी लिपि, उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। वो हमारे लिए एक बंद किताब जैसी है। तो अब सोचिए, हमें पूरी कहानी बिना शब्दों के सिर्फ और सिर्फ सुरागों को जोड़कर बनानी पड़ती है। तो ठीक है, चलिए फिर इस जांच पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर इस खोई हुई दुनिया के बारे में हमें पता चला कैसे? और ये कितनी बड़ी थी? इस सभ्यता की खोज की जो कहानी है ना, वो भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मतलब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1826 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक ट्रैवलर को कुछ अजीब से टीले दिखाई दिए। फिर सोचिए, लगभग 30 साल बाद 1853 में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो मजदूरों ने उन्हीं टीलों से पक्की ईंटें निकाली और पटरियों के नीचे लगा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक प्राचीन शहर की निशानियों को तोड़ रहे हैं। असली कहानी तो शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू करवाई, और तब जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी सभ्यता दुनिया के सामने आ गई। और जब ये दुनिया के सामने आई तो इसका साइज देखकर सब हैरान रह गए। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये फैली थी लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब इसको जरा समझिए, अगर उस समय की दो और बड़ी सिविलाइजेशंस, मिस्र और मेसोपोटामिया, दोनों को मिला भी दें, तब भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं कई ज्यादा बड़ी थी। तो जरा इस विशाल इलाके की सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उत्तर में ये बर्फीले पहाड़ों के पास मांडा से शुरू होती थी और दक्षिण में जाती थी महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूरब में आलमगीरपुर से लेके पश्चिम में ईरान बॉर्डर के पास सुतका गेंडोर तक। मतलब ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्राचीन साम्राज्य था। अब एक और दिलचस्प बात, इस एक ही सिविलाइजेशन को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, और हर नाम अपने आप में इसकी खोज की कहानी का एक नया चैप्टर खोलता है। देखिए, सबसे पहले इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो पहला शहर खोजा गया वो हड़प्पा था, सिंपल। फिर जब सिंधु नदी के आसपास और भी शहर मिलने लगे तो इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता, और यही नाम आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे जब और खोज हुई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि ज्यादातर बस्तियां, करीब 1100, वो सिंधु के पास नहीं बल्कि एक और पुरानी नदी सरस्वती के सूखे रास्ते पर थीं। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि इसे सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा सही है। और आखिर में इनकी टेक्नोलॉजी को देखें तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे। तो इतने सारे नाम, इतना बड़ा इलाका, ये सब हमें उस एक सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये शानदार शहर बनाने वाले लोग थे कौन? कहां से आए थे ये? अब यहां पर ना दो मेन थ्योरीज हैं। एक है विदेशी मत। ये कहता है कि ये लोग मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से आए थे। और इसका आधार क्या है? कुछ समानताएं, जैसे दोनों ही जगहों पर पक्की ईंटों और कांसे का इस्तेमाल होता था। लेकिन दूसरी थ्योरी है देसी मत, जो ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ये कहती है कि इस सभ्यता की जड़ें यहीं की मिट्टी में थी और इसका विकास यहीं की लोकल संस्कृतियों से हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ था। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो ये समानताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं, और जो फर्क हैं वो बहुत बड़े नजर आते हैं। पहली बात, सिंधु सभ्यता साइज में मेसोपोटामिया से 12 गुना बड़ी थी। दूसरी, यहाँ के शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, एकदम प्लान्ड। जबकि मेसोपोटामिया के शहर बेतरतीब थे। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तो अपने समय से सदियों आगे था। दोनों की लिखावट भी बिल्कुल अलग थी। सिंधु लिपि में तस्वीरें थी तो मेसोपोटामिया की लिपि कील जैसी थी। और शायद सबसे बड़ा फर्क, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी के शहरों में एक भी मंदिर का सबूत नहीं मिला है। तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब यही मानते हैं कि वो जो थोड़ी बहुत समानताएं थीं, वो सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार की वजह से थीं, ना कि इसलिए कि एक सभ्यता कहीं और से आई थी। सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ओरिजिनल यहीं की सभ्यता थी, जो इसी उपमहाद्वीप में जन्मी और पली बढ़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लोगों ने बनाया क्या था।
इनके शहर वो इनके छोड़े हुए सबसे बड़े सुराग हैं, और ये सुराग एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो यकीन से परे एकदम प्लान्ड थी। इनके शहरों का जो डिज़ाइन था ना, वो इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। ज़्यादातर शहरों का एक ही जैसा नक्शा था। शहर दो हिस्सों में बटा होता था। पश्चिम की तरफ एक ऊंचा टीला, जिसे दुर्ग कहते हैं, जहां शायद रूलिंग क्लास के लोग या ज़रूरी इमारतें होती थीं, और पूरब की तरफ एक बड़ा निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। जरा सोचिए, बिना आज की टेक्नोलॉजी के हजारों किलोमीटर तक फैले शहरों में एक जैसा प्लान बनाना कितना कमाल का रहा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो आंख बंद करके बस एक ही नियम को फॉलो करते थे, और यहीं पर यह सभ्यता और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। कुछ शहर इस नियम को तोड़ते भी थे, जैसे गुजरात का धोलावीरा 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। चन्हू दड़ो, जो एक तरह का इंडस्ट्रियल सेंटर था, वहां कोई किलेबंदी ही नहीं थी। और लोथल, जो कि एक पोर्ट सिटी थी, वहां दुर्ग और निचला नगर दोनों एक ही दीवार के अंदर थे। ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये दिखाते हैं कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन बदलते थे। ये उनकी समझदारी का एक और बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब इन खामोश सुरागों से निकाला गया मतलब है। ये काम बिल्कुल एक जासूसी की तरह है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये सब मिलकर इन टूटी ईंटों, मोहरों और औजारों से एक ऐसी कहानी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हजारों साल पहले भुला दिया गया था। हम उनके बनाए शानदार शहरों के खंडहर देख सकते हैं, उनकी मोहरें, उनके बर्तन, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता, उनकी असली कहानी हमेशा एक राज ही रहेगी। वो कौन थे? वो क्या सोचते थे? उनकी दुनिया असल में कैसी थी? और शायद यही सवाल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को आज भी इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं।